फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है ये भी आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हमें बताता है, सबसे पहले हम समझते हैं एक्लिप्स वर्ड को। तो एक्लिप्स क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरशैडो कर देता है तब हम उसे बोलते हैं एक्लिप्स। सिमिलर वे में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका रोल है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि जब कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तब क्या होता है, तब फंडामेंटल राइट उस लॉ को ओवरशैडो कर लेता है और ओवरशैडो करके वो उसे अनएनफोर्सिएबल बना देता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ओवरशैडो कर लेने से कोई भी लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं हो जाता। मतलब कोई भी लॉ ओवरशैडो हो जाने से शुरू से ही शून्य नहीं हो जाएगा। जब ओवरशैडो किया गया है तभी वो अनएनफोर्सिएबल माना जाएगा, तभी से। यहाँ अगला पॉइंट ये बताता है कि कोई भी एग्जिस्टेंट लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के प्रारंभ वाले दिन से ही वॉइड हो जाएगा, बट वो डेड नहीं होगा, वो एक डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा, वो डेड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा उस दिन से। पर उसके पहले उस लॉ के बेस पे किए गए सारे काम एज इट इज लागू होंगे। यहाँ पे कहने का ये मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से। फिर से एक बार देख लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में ये ध्यान देना है कि जब कोई भी लॉ या एक्ट का कोई पोर्शन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तब फंडामेंटल राइट्स उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को ओवरशैडो कर लेते हैं। ओवरशैडो कर लेने से वो जो लॉ है का पार्ट है या फिर जो एक्ट का पार्ट है वो उसी दिन से वॉइड हो जाता है, बट वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, प्रारंभ से ही शून्य नहीं माना जाता। वो लॉ डेड भी नहीं डिक्लेयर किया जाता, सिर्फ वो डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड एक फेमस केस है भीकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस एक्ट में क्या हुआ था, तो इस एक्ट में सेक्शन 43 मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 का था, जिसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार मोटर व्हीकल्स ने अमेंडमेंट कर दिया था 1947 में। अब दोनों जो थे 1939 और 1947 के अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लागू नहीं हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट बिजनेस को नेशनलाइज करने की पावर दे दी गई। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ तो इस सेक्शन 43 को 19(1)G आर्टिकल 19(1)G मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया। क्योंकि ये एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये पार्ट जो है वॉइड हो जाएगा। बाद में लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया 1951 में। इस अमेंडमेंट में सब क्लॉज 2 जोड़ा गया, जिसने ट्रेड और बिजनेस को पार्शली या कंप्लीटली गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के लिए ऑथराइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस इम्पंज्ड एक्ट को फ्री फ्रॉम ऑल ब्लैमिश और इन्फर्मिटी डिक्लेयर कर दिया। ये पूरा केस जो था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।